लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इंट्रो था इस चैप्टर का उसकी मार्किंग कंप्लीट कर ली थी। तो आज पेज नंबर 37 में जो ये टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, यहाँ से मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो इस नीचे वाले पैराग्राफ में तुम्हें 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे अरे एक मिनट, एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा जो कि इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया डिफाइन का। अब अगर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो टोटल 3 फैक्टर्स होते हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हो गया तुम्हारा पहला फैक्टर। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ये हो गया दूसरा फैक्टर। और तीसरा डिपेंड करती है प्रेशर पर। तो अगर लेट्स से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि ऑन विच फैक्टर, थोड़ा सा गला बैठा है तो आवाज़ में क्लियर नहीं लगेगी, ठीक है, ऑन विच फैक्टर सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, तो 1 मार्क के लिए तुम ये 3 पॉइंट लिख दोगे, बात खत्म। लेकिन कई बार एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, तो खैर उसकी मार्किंग हम नेक्स्ट पेज में करेंगे कि अगर एक्सप्लेन करने को आएगा तो हमें क्या एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। पेज नंबर जो है तुम्हारा क्या 38, मेरी बुक जो है NCERT जो मैंने PDF डाउनलोड किया उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास न्यू बुक है तो उसमें पेज नंबर 6 होगा ये, क्या है। तो जैसे ही तुम नेक्स्ट पेज ओपन करोगे उसके सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ, वहाँ पे तुम्हें 2 डिफाइन मिल जाएंगे। जैसे ये यहाँ, अरे एक मिनट, पहला डिफाइन तो ये रहेगा कि व्हेन अ सॉलिड से लेकर इतना इतना, ये पूरा का पूरा डिफाइन बन जाएगा किसका, तुम्हारे डिसोल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन बन जाएगा डिफाइन डिसोल्यूशन। तो ये हो गया पहला डिफाइन। फिर उसी सेम पैराग्राफ में नीचे देखो कि सम सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि बाहर निकल के आ जाते हैं, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से दूसरा डिफाइन कि डिफाइन करिए क्रिस्टलाइजेशन। तो नेक्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ में से आपको 2 डिफाइन आ सकते हैं। बाकी उसके बाद नीचे जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें भी टोटल तुमको 3 और मतलब और डिफाइंस मिल जाएंगे। जैसे लाइन नंबर 4 में देखो, A solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। तो ये डिफाइन मिल गया एक सैचुरेटेड सोल्यूशन का। ठीक है, और उसके बाद अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का डिफाइन ये है जो मैं येलो कलर से मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ से अगेन हमको कितने डिफाइन मिल गए, 2। ये जो पर्पल कलर का है ये डिफाइन बन जाएगा सैचुरेटेड का, और जो ये येलो कलर का है ये डिफाइन बन जाएगा अनसैचुरेटेड का। फिर उसके बाद जो नीचे के पैराग्राफ हैं उनमें तो हमें फैक्टर्स जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है उन्हें हमने एक्सप्लेन किया है। जैसे टोटल 3 फैक्टर्स थे, तो अगर लेट्स से एक्सप्लेन करने के लिए आता है लेट्स से 3 मार्क्स के लिए कि आपको फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, या उनमें से कोई भी एक फैक्टर भी अगर आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो फैक्टर नंबर 2 है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम आंसर पॉइंट्स में लिखेंगे, पैराग्राफ बना के नहीं लिखेंगे। तो जो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, इस सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है, दिस विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट। उसके अलावा हम ये लिखेंगे कि अगर मान लेते हैं आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर यहाँ पे टेम्परेचर के बाद लिखना इफ़ प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, अगर प्रोसेस एक एंडोथर्मिक है तो। और ऐसा क्यों होता है ये हमने जो 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें ली चार्टिलियस प्रिंसिपल करके एक टॉपिक था जो ये समझाता था
कि रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होती है, तो टेम्परेचर की वजह से रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी कब नहीं जाएगी, तो ये वहाँ से आ रहा है। फिर जो सी पॉइंट है वो यहाँ से होगा कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दिस विल बी अ पॉइंट नंबर सी। इसमें भी कुछ पॉइंट्स वर्ड्स हमें ऐड करने हैं। इफ़ इट इज़ एंडोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज के बाद लिखना विथ राइज इन टेम्परेचर। तो अगर लेट्स से पेपर में तुमको ये पूछ लिया जाए कि सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर से कैसे इफ़ेक्ट होती है, तो ये पैराग्राफ लिखोगे 3 पॉइंट्स में। और अगर प्रेशर के बारे में पूछा जाए तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है। हाँ, बस इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना कि लिक्विड्स और सॉलिड पे प्रेशर लगाने का कोई सिग्निफिकेंट असर हमको नहीं दिखता, बिकॉज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। गैसेस पे दिखता है। गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर लगाने से चेंज होती है। और कैसे चेंज होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यही हमारा सिलेबस है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ। तो खैर ये हमारा पॉइंट नंबर ए बना लोगे। और उसके बाद ये वाला जो नीचे का पॉइंट है, इट इज़ सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल वगैरह वगैरह, ये एक अलग ही क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि इट इज़ सो से लेकर ये जो एंडिंग तक है ये पूरा अपने आप में एक अलग ही आंसर है। ये किस चीज़ का आंसर है जो मैं ये मार्क करवा के दे रही हूँ, ये आंसर बनेगा ये वाले पॉइंट का कि क्यों प्रेशर जो है चेंज करने से सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट टोटल तो 3 फैक्टर्स थे, हमने तो 2 ही एक्सप्लेन किए, तो पहला फैक्टर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो आपको टॉप में मिलेगा इस बुक के। बट पहला फैक्टर की कोई हेडिंग उसने नहीं दी है, तो हेडिंग हम डाल लेंगे। ठीक है, पहला फैक्टर हम लोगों का क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ, देखो हमने टोटल 3 लिखे थे। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सिंपल सा नियम है, बहुत ही बेसिक सा नियम है केमिस्ट्री का, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर सॉल्यूट लेट्स से पोलर है तो वो एक ऐसे सब्सटेंस में डिसॉल्व होना पसंद करेगा जो खुद पोलर होगा। अगर एक सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करेगा जो नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर आप अपोजिट नेचर के 2 केमिकल्स मिक्स करना चाह रहे हो, लेट्स से पोलर प्लस नॉन पोलर, तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, बस यही इस पर्टिकुलर टॉपिक का है। तो हम लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से अगर लिखनी है बोर्ड एग्जाम्स में, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो फिर हम लोग इसमें क्या लिखने वाले हैं, ये देखो आखिरी वर्ड, अ सॉल्यूट डिसॉल्व से लेकर ये डिसॉल्व लाइक तक, ये बनेगा हमारा पॉइंट नंबर ए। यहाँ पे जो वी में है उस में को काट के तुम लिख दो वी कैन। ठीक है, और हमने जो अभी ये पॉइंट मार्क किया है, इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 एग्जाम्पल। ज़्यादा एग्जाम्पल तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है। पहला एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और जो आपका शुगर है वो पानी में डिज़ोल्व हो जा रहा है, लेकिन जो नैप्थलीन है, एंथ्रासीन है, वो नहीं होता है। बस खत्म, ज़्यादा तुमको नहीं देना। तो दिस इज़ योर पॉइंट नंबर बी। तो इमेजिन करो कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, तो वहाँ पे तुम ये लिख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। ठीक है, और उसके बाद उन फैक्टर्स के नाम दे देना। और अगर क्वेश्चन में उसने ये पूछ लिया कि एक्सप्लेन करो उन फैक्टर्स को, तो फिर तीनों फैक्टर्स को तुम एक्सप्लेन भी कर लेना। ठीक है, दो पॉइंट सभी फैक्टर्स में लिखने, ज़्यादा तो लिखने का कुछ है नहीं। फिर अब आ जाते हैं हम तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट में जैसा अभी हमने बोला कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पर ज़्यादा कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगर आप किसी सॉलिड या लिक्विड की देखोगे कि अरे मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, मेरे सॉलिड या लिक्विड की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गैसेस को फ़र्क पड़ता है। और गैसेस को कैसे फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को समझाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हेनरी। एक्चुअल में मैं इस वीडियो में सिर्फ नोट्स मार्किंग करवा रही हूँ। टॉपिक्स हम ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हैं, बट स्टिल नोट्स मार्किंग कराते कराते अगर कुछ चीज़ समझाई जा सकती है शॉर्ट में, तो वो हम लोग बातचीत करें। बाकी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, न्यूमेरिकल सब हमारे ख़त्म होने में आ गए हैं, है ना। तो चैप्टर तो ओवर हो ही गया। अब खैर
तो हेनरी जो थे उन्होंने ये बताया कि भाई आखिर प्रेशर का और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का क्या रिलेशनशिप है। तो ये जो तुम्हें डायग्राम दिया है ना, इस डायग्राम के जस्ट बाजू वाले पैराग्राफ्स को देखो, वहाँ पे क्या लिखा है, हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे गिव से लेकर पूरा यहाँ पर तुम सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड सॉल्वेंट तक मार्क कर लो। कल को यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ। मतलब सबको पता तो है कि मतलब हेनरी लॉ क्या है। हेनरी लॉ की स्टेटमेंट सबने रट्टा मार के रखी है, लेकिन हेनरी लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है कि ये प्रेशर को चेंज करने से सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होती है, वो ये एक्सप्लेन करता है। अब देखो हमारी बुक में हेनरी लॉ के 2 स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर इमेजिन करो एग्ज़ाम में बस इतना लिख कर आता है कि आप हेनरी लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिखने हैं। ये जो मैं ब्राउन कलर से मार्क कर रही हूँ ये, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution। ये हेनरी लॉ का पहला वर्जन है। ठीक है, उसका वर्जन 1, तो स्टेटमेंट नंबर 1 ये भी लिखना है। और उसके अलावा तुम्हें ये भी लिखना है जो मैं नीचे मार्क करवा रही हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। साथ में लिख देना P इक्वल टू KHX और KH इज अ हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट। देखो क्योंकि उसके 2 स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट में सॉल्युबिलिटी और प्रेशर को कोरिलेट किया जा रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन को रिलेट किया जा रहा है, ये मानते हुए कि सॉल्युबिलिटी को हम रिप्लेस कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन से। तो एग्ज़ाम में अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा स्टेटमेंट पूछना चाह रहा है, यू आर नॉट क्लियर, तो बेसिकली दोनों लिखा हो यार। लिखने में 2 मिनट भी नहीं लगने वाला है, लेकिन कम से कम रिस्क फ्री हो जाओगे कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ मैंने लिख दी है। खैर, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं हेनरी लॉ के। और अगर तुम ध्यान से NCERT पढ़ोगे तो यहाँ NCERT में देखो एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म दिख रहा है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म। तो अगर लेट से ये पूछा जाता है कि हेनरी लॉ का मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट आप बताइए, तो फिर तुम नीचे वाला बता देना। ठीक है, कि वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये स्टेटमेंट लिखोगे तो यही दोनों पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूड करना। डन। लेकिन अगर नहीं बताते हैं तो यार फिर पूरा लिखना। उसके अलावा नीचे के पैराग्राफ में अगर हम आ जाते हैं तो नीचे के पैराग्राफ में तो इतने प्यारे प्यारे लॉजिकल क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। जैसे जब मैं क्वेश्चन पेपर निकालूंगी, मतलब जब तुम्हारा इस चैप्टर का टेस्ट लूँगी तब मैं बनाऊंगी, और मैं बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे साफ साफ बोला है कि KH, ये देखो ध्यान से देखो, KH इज़ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। मतलब जो गैस है KH उस पर डिपेंड करता है, ना कि सॉल्वेंट पर। तो इससे हो सकता है कुछ MCQ बना लें कि फॉर एग्जांपल एक गैस है CO2, उसको पहले हम पानी में प्रेशर लगा के डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर लेट से हम उसको इथेनॉल में प्रेशर लगा के डिज़ोल्व करने की कोशिश करें। तो बताइए दोनों केसेस में KH क्या होगा। तो KH गैस पे डिपेंड करता है और उस गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, टेम्परेचर चेंज होगा तो KH की वैल्यू चेंज होगी, बट सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर पॉइंट से बनाए जा सकते हैं। अगर 1 मार्क के थ्योरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑन विच फैक्टर KH डिपेंड्स। KH किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। और नहीं तो इससे लॉजिकल सवाल आ सकता है किसी भी तरीके से MCQ वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर, अब आगे मूव करते हैं। नीचे के पैराग्राफ में आ जाओ। नीचे के पैराग्राफ में तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताई हुई है कि जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब KH की वैल्यू आप जितनी ज़्यादा रखोगे सॉल्युबिलिटी उतनी गैस की कम हो जाएगी। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन को देखकर मैं ये कंक्लूजन कर सकती हूँ कि KH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। बल्कि अगर तुम देखोगे तो पुराने ज़माने में, या फिर मैं कहूँ पास्ट टेंस में, जो स्टेट लेवल के CET एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन दिया रहता है कि 2-4 गैस आपको दे दी है, उन गैसेस की KH की वैल्यू दे देता है
और पूछता है कि बताइए कौन सी गैस पानी में डिज़ोल्व करने पर ज़्यादा सोल्यूबल होगी। तो एक ही बात अपने दिमाग में याद रखना, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई लॉजिकल MCQ टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि तुम लोगों के CBSE में बहुत आते हैं। फिर इसके अलावा ग्राफ दिया है बाजू में। वैसे तो ये ग्राफ HCl वर्सेस साइक्लोहेक्सेन के लिए है, मतलब हम HCl गैस को साइक्लोहेक्सेन में डिज़ोल्व कर रहे हैं। बट इन जनरल अगर मैं पूछूं कि हेनरी का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, जैसे हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, उसमें हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस पढ़े हैं, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो वो एक इन जनरल ग्राफ है कि अगर सोल्यूशन चेंज होगा तो ग्राफ का जो स्लोप है, या फिर मैं कहूँ उसका जो थोड़ा सा वाई इंटरसेप्ट है, वो माइट भी उनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। बट नेचर जो रहता है ग्राफ का, कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन कर्व रहेगा, ठीक है, या फिर वो आपका ओरिजिन से पास होने वाला स्ट्रेट लाइन रहेगा, वो बेसिक नेचर उसका चेंज नहीं होता। तो वैसे ही अगर लेट्स से क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ जनरल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो उसमें तुम्हें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने HCl वर्सेस साइक्लोहेक्सेन का ग्राफ बनाया है। उसमें तुम सिंपल लिखो, ठीक है, कि भाई Y एक्सेस पे मैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को प्लॉट कर रहे हैं, और X एक्सेस पे हम मोल फ्रैक्शन को हम प्लॉट कर रहे हैं। और हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है, हमें ग्राफ मिल रहा है एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और इसके नीचे जो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है ग्राफ के नीचे, वो इट्सल्फ तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता है कि अगर एक्सपेरिमेंटली कभी भी हम मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर का लेट से ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ की जो स्लोप होती है, उस लाइन की जो स्लोप है, वो कुछ और नहीं बल्कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो अभी कोई तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट KH, तो उसमें तुम इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो कि स्लोप KH इज नथिंग बट द स्लोप। किस चीज़ की स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है, व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट प्लॉटेड अगेंस्ट किस चीज़ के, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। तो ये वाली चीज़ हम वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, डन, बस ख़त्म, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज में तुम्हें अलग अलग गैसेज अलग अलग टेम्परेचर पे दी हुई हैं, उन अलग अलग गैसेज की तुम्हें KH की वैल्यू दी हुई है। तो इतनी सारी वैल्यूज़ तो तुमको देखो याद नहीं करनी है, बट वहाँ से कुछ जानकारी हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। वो ये है, देखो कि नाइट्रोजन गैस जब 293 केल्विन पर है तो उसके KH की वैल्यू है 76 समथिंग। फिर जब वही नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर हमने 293 से 303 केल्विन कर दिया, तब उसकी KH की वैल्यू हो गई 88। तो यानी कि इस चार्ट से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो KH है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अभी अभी हमने पीछे क्या कंक्लूड किया था कि KH सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि हम लोगों का कंक्लूजन नंबर 1 ये है कि KH टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और KH सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों कंडीशंस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके क्या मैं ये कंडीशन बना सकती हूँ कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का आपस में इन्वर्स का रिलेशनशिप है। मतलब जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, उस गर्मी की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज मौजूद है, ऑक्सीजन लेट से, जो कि एक्वाटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो गैसेस उतनी कम मात्रा में उस पानी, लेक, पॉन्ड, नदी, तालाब जो भी है उसके अंदर उतनी कम जाएंगी। इसीलिए जो एक्वाटिक लाइफ होती है उन लोगों को उनके सर्वाइवल के लिए कोल्ड कंडीशंस बेटर होती हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और उनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक गिव रीज़न भी आ सकता है यहाँ पर, जो कि हम पीछे से मार्क करेंगे। ये हम लोगों की मार्किंग रहेगी कि KH वैल्यू, अब यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वगैरह वगैरह लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं KH वैल्यूज़ ऑफ गैसेस। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिखे, ऑफ गैसेस लिख लो। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से KH बढ़ता है और KH के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो यहाँ तक हम लोग
मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, ये हम लोगों को एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, डन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। नीचे तो देखो तुम्हें हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशंस दिए हैं। तो लेट्स से तुम्हें कल को क्वेश्चन आ जाता है कि हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस लिखिए, तो उसमें बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी एनसीईआरटी में टोटल 3 एप्लीकेशंस दिए हैं। डिपेंड कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी है। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो सिर्फ तुम एप्लीकेशन को नाम लिख दो कि हेनरी लॉ से हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 गैस को दबा कर भर देते हैं, या फिर स्कूबा डाइवर्स अपने टैंक में लेकर जाते हैं। अगर 3 मार्क्स के लिए है, जो कि कम चांसेस रहते हैं CBSE में इतने लंबे थ्योरी क्वेश्चन आने के, लॉजिकल उनके इसमें ज़्यादा आते हैं, बट लेट से अगर आता है तो उसमें फिर तुम ये पूरा एक्सप्लेन करोगे तीनों पॉइंट्स जितनी मैं तुमको भी मार्क करा रही हूँ। तो देखो जो पहला पॉइंट है, नो डाउट वो हेनरी लॉ का एक एप्लीकेशन है, बट वो अपने आप में एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग सोडा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स ये वाली चीज़ बनाते हैं तो उनको बनाने के दौरान उनको सील करने से पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है। वैसा क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रेशर में रखोगे वो गैस उतनी ज़्यादा उसके अंदर डिज़ोल्व होगी, सिंपल। फिर उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में आते हैं स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनके एक क्या कह सकते हैं, एक सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, वो सिचुएशन है बेंड्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कल को कि व्हाट इज़ बेंड एंड हाउ इट इज़ कॉज्ड। तो बेंड आखिर क्या दिक्कत देता है, बेंड कैसे होता है, ये सब तो इस पैराग्राफ से ये आ जाएगा। अब बेंड वाली समस्या ना हो क्योंकि वो डेंजरस भी है लाइफ के लिए, ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जानी है ना, नाइट्रोजन गैस की वजह से। तो हम क्या करें? तो इसीलिए जो स्कूबा डाइवर्स नीचे समुद्र में जाते हैं ताकि वो बेंड से बच सकें नाइट्रोजन के हाई कंसंट्रेशन की वजह से, तो इसीलिए वो अपने साथ जो एयर अपने टैंक जो लेकर जाते हैं उसमें हीलियम भरी हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कल को एक क्वेश्चन आ सकता है हाउ टू अवॉइड बेंड्स, यानी कि अगर आपको मेडिकल सिचुएशन बेंड वाली अवॉइड करनी है तो क्या करें। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है वाई द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर, जो स्कूबा डाइवर्स है उनके द्वारा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं टैंक्स आर फिल्ड विथ हीलियम, उनमें हीलियम क्यों होता है। इवन दो ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है जब इस टाइप से चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि बताइए स्कूबा डाइविंग के टैंक में हम लोग कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी पैराग्राफ से एक आखिरी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि जो स्कूबा डाइविंग के लिए जो गैसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस और कितने कितने परसेंटेज में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर, उनके टैंक में जो रहती है क्या कहते हैं गैस, उसका कंपोजिशन क्या है। फिर आखिरी एक और मेडिकल सिचुएशन के बारे में बताया गया है एनेक्शिया। तो कल को यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनेक्शिया क्या है। बेंड्स तब होती है जब हम समुद्र में जाते हैं और एनेक्शिया तब ये होती है जब हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं और वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि एनेक्शिया क्या है और ये होती क्यों है। तो ये टोटल 3 एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, एक जीके फैक्ट मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उस जीके फैक्ट को थोड़ा ध्यान रखना, कल को वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग ये कहते हैं कि गैसेस ने हेनरी लॉ को ओबे करना चाहिए, बट क्या सारी गैसेस हेनरी लॉ को ओबे करती हैं? नहीं, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शन है हेनरी लॉ का। तो वो कौन सी गैसेस हैं जो हेनरी लॉ के एक्सेप्शन में आती हैं? पहली गैस है अमोनिया। क्यों मैडम अमोनिया क्यों है? देखो, हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आप जो गैसेस हैं वो आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ नया ना बना लें। ठीक है, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल है। अब अगर मान के चलते हैं मैं इस्तेमाल करती हूँ, कहाँ लिखूँ, लेट से यहाँ लिख लेती हूँ। मान के चलते हैं मैंने इस्तेमाल किया तुम लोगों की अमोनिया गैस NH3 और मैं चाह रही हूँ कि वो पानी में डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, तो पानी में जैसे हम अमोनिया को डालेंगे वो तुरंत क्या बना लेगी? पानी में अमोनिया जाते बराबर वो बना लेगी NH4 पॉजिटिव।
ठीक है। अब वो यानी कि अमोनिया गैस रही नहीं, वो अमोनिया में आयन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, इसीलिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली CO2 गैस भी आपके हेनरी लॉ को ओबे नहीं करेगी काफ़ी हद तक, क्योंकि जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सेप्शन ऑफ हेनरी लॉ। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 एक्सेप्शन है हेनरी लॉ के, अमोनिया गैस एंड CO2, ठीक है। क्यों है इनके एक्सेप्शन है? ड्यू टू देयर रिएक्शन विद वाटर, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर ली और इस वजह से वो अब एक्सेप्शन में आ गई हैं। तो ये एक डेटा है जो आपके NCERT में मुझको नहीं दिखा, बट ये पता होना चाहिए। तो खैर यहाँ पे हेनरी लॉ की मार्किंग हमारी कंप्लीट होती है और इसके बाद कल हम लोग राउल्ट्स लॉ की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी मार्किंग आज है उसको फेयर कर लेना, अच्छे से मार्क वगैरह कर लेना और आज के आज ही लर्न करके उसको ख़त्म कर देना, ठीक है।